थर्ड, हाँ थर्ड लॉ को देखो। थर्ड लॉ ये कहता है इफ जीरो इज यूज टू रिप्रेजेंट एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट देन इट इज सिग्निफिकेंट। ये ना बोलो, देखो यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का मास लिखा हुआ है 129.00100600, ठीक है, किलोग्राम। पूछा जाए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी है। तो चलो पहला रूल लगाओ, बताओ कौन कौन से हैं पहले रूल से। 1 2 3 4 5, 5 पहले रूल से हो गए। अब दूसरा रूल लगाओ, कौन कौन से दूसरे रूल से हैं। ये दो जीरो, सॉरी एक जीरो और ये दोनों जीरो। इफ जीरो आर सो मेनी zeros are occurring between two non-zero numbers, then they are significant. Now these two zeros are used to represent accuracy, so they will be also significant. क्यों बच्चों? तो इसमें सारे नंबर सिग्निफिकेंट हैं। तो 3 3 6 10 और 3 9 और 1 10। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या इसमें 10। गिन लोगे ना? बोलो ठीक। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक ऑब्जेक्ट की लेंथ मान लो एग्जैक्टली 12 सेंटीमीटर है और सिंपल मीटर स्केल से नाप रहे हैं, तो हमें 12.0 सेंटीमीटर लिखना चाहिए। तो ये क्यों लिखा गया है? उसकी एक्यूरेसी दिखाने के लिए, ठीक। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हुआ ना, बोलो। इसी सेम लेंथ को, तो यहाँ सिग्निफिकेंट संख्या कितनी हो गई? 3 नहीं हो गई। सेम लेंथ को हम वर्नियर कैलिपर से नाप रहे हैं, तो वो 12.00 सेंटीमीटर लिखेगा ना, बोलो। तो इसमें सिग्निफिकेंट संख्या कितनी हो जाएगी? 4। बोलो बच्चों, सेम लेंथ को उसको गेज से नाप रहे हैं तो 12.000 लिखेंगे ना, बोलो ठीक। तो इसमें सिग्निफिकेंट संख्या कितनी हो जाएगी? आगे समझना, बोलो बेटा। हेलो, इफ जीरो यूज टू रिप्रेजेंट एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट देन इट इज सिग्निफिकेंट। तो ये 3 मेन रूल हैं। हाँ बोलो बेटा। कौन कौन से ऐसे नंबर होंगे जो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, हम वही बताने जा रहे हैं, ठीक। चलिए बताते हैं कौन से नंबर्स हैं जो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे देखने में लग रहा है कि सारे सिग्निफिकेंट हैं। देखिए बहुत सारे अभी भी आएंगे जो सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे यहाँ पर एक लेंथ किसी ने लिख दिया ऐसे 0.001050 into 10⁻³ हाँ। तो रूल लगाओ, रूल लगा करके देखते हैं। पहले रूल से ये दोनों, दूसरे रूल से ये, तीसरे रूल से ये किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, ठीक। 10 का पावर में कुछ भी है ऐसे ही रहने दीजिए, जैसे है उसी रूप में आपको देखना है सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। चेंज करके मल्टीप्लाई करके नहीं देखना। तो ये नहीं है और ये तीनों जीरो भी नहीं है, सुन लिया आपने। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी होगी? ओनली 2। सुन लिया आपने ना। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। मास लिखा हुआ है 0.000000100090010⁻12, ठीक, किलोग्राम। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर संख्या कितनी है? ठीक। तो कितने हैं? 4 8 5 3 8, ओनली 8। सुन लिया। कौन कौन से नहीं है? देख लो, ये सारे जीरो नहीं है, ये 10⁻12 भी नहीं। तो यहाँ से सिग्निफिकेंट संख्या कितने हो गई? 8। समझ में आ गया बेटा? तो क्या बोला मैंने? पहला रूल, ठीक, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल क्या बोला? इफ जीरो यूज टू रिप्रेजेंट, सॉरी, इफ जीरो इज यूज्ड बिटवीन टू, इफ जीरो इज ऑकरिंग between two non-zero number then it is significant, and if zero used to represent accuracy of instrument then it is significant, ठीक। अब तुम लोग सिग्निफिकेंट फिगर संख्या बता दोगे ना, कहीं पे पूछूंगा तो पक्का? यस सर। तो ठीक है, वो एक्सरसाइज में हम प्रॉब्लम में दे देंगे, ठीक है। अभी हम लोग कुछ और चीज़ें सीखते हैं, जैसे एडिशन। तो आपको लगता होगा कि आप लोअर क्लास से एडिशन सीख के आए, लेकिन अगर यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, और इसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो आप बहुत सारी गलतियाँ करेंगे। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट की लेंथ L1 है और लिखा हुआ है 5.6 सेंटीमीटर। दूसरे ऑब्जेक्ट की लेंथ L2 है, लिखा हुआ 1.23 सेंटीमीटर। पूछा जाए इन दोनों ऑब्जेक्ट की टोटल लेंथ बताओ, L1 प्लस L2 कितना होगा? दोनों को जोड़ना है 6.8। तो आप यहाँ पर 3 जोड़ोगे, 8 आएगा और ये 6 आएगा, ठीक। सेंटीमीटर तक लिखोगे, ठीक, लिखोगे ना, बोलो। यस सर।
अब यहाँ पर ये है कि अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये गलत है। Yes, sir. ऐसा लिख के आएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। जेई में भी इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, ऐसी गलतियां आपसे करवाएंगे वो। ठीक, नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपको अपना आंसर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से, लीस्ट एक्यूरेसी के हिसाब से लिखना है। ये डेसिमल के बाद एक प्लेस तक एक्यूरेट है, ये डेसिमल दो प्लेस तक एक्यूरेट है, तो आपको एक ही प्लेस तक एक्यूरेसी दिखानी है और इस नंबर को राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने का रूल तो जानते ही हो। 5 से बड़े नंबर को राउंड ऑफ करते हैं तो उसके लेफ्ट वाले में एक नंबर जोड़ देते हैं, लेकिन 5 से छोटे नंबर को राउंड ऑफ करते हैं तो उसके लेफ्ट में कुछ करते नहीं है, एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ पर 3 5 से छोटा है 6.8 हो जाएगा। लेकिन मैं बताऊँ, अगर मान लो 5 को राउंड ऑफ करना हो तो सर अगर ऑड है तो फिर एक 1 प्लस करेंगे, अगर इवन है उससे पहले एज इट इज छोड़ देंगे। लेकिन वो तब जब केवल 5 हो। सुनो, थोड़ा पेशेंस रखो, समझ जाओगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मान लो कोई लेंथ ऐसी आ गई 6.85 सेंटीमीटर और तुम्हें 5 को राउंड ऑफ करना है और इस 5 की राइट में कोई नंबर नहीं है। अगर कोई नंबर नहीं है तो ये रूल लगेगा जो इसने बताया। तो आप देखोगे कि इसके लेफ्ट में जो नंबर है वो ऑड है कि इवन है। अगर वो इवन है तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे, नहीं समझे? तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद इसकी लेंथ केवल 6.8 सेंटीमीटर हो। लेकिन मान लो ये लेंथ, सपोज करो किसी एडिशन में ये लेंथ 6.35 आता और 5 को हमें राउंड ऑफ करना होता क्योंकि हमें डेसिमल के बाद एक प्लेस तक ही लिखना है। तो ये क्या नंबर है? ऑड नंबर है ना, तो आप इसमें एक ऐड कर देते 6.4 सेंटीमीटर। समझ में गया? तो जब 5 के राइट में कोई नंबर ना हो तब ये रूल लगेगा। लेकिन अगर 5 के राइट में कोई भी नंबर है तो रूल थोड़ा बदल जाएगा। देखो जरा, 6.851 है मान लो, ध्यान से देखना बच्चों, एक डेसिमल एक्स्ट्रा लग गया इसमें। क्या बोला मैंने? 6.851 या 2 हो यहाँ पर, या 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, और हमको केवल डेसिमल के बाद एक प्लेस तक रखना है। अब ये 5 देखो तो 50 से बड़ा है, नहीं है क्या? 50 से बड़ा है, तो इस समय यहाँ एक जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 6.9। तब ऑड इवन नहीं देखा जाता, सॉरी 6.9, सुन लिया ना? तो ऑड इवन नहीं देखा जाता। फिर से सुन लो, अगर आपका कोई भी एक सिंगल डिजिट को राउंड ऑफ करना है और वो डिजिट 5 से छोटा है तो लेफ्ट में कुछ नहीं करना है। बोलो, वो तो पहले से जानते हो ना। और 5 से बड़े नंबर को राउंड ऑफ करना है तो लेफ्ट में जरूर जोड़ना है, चाहे ये इवन हो ऑड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब 5 को राउंड ऑफ करते तो देख लेते उसका राइट नंबर तो नहीं कोई। एग्जैक्टली 50 होता तो 5 मान लिया जाता उसको। 56 होता तो फिर तो 50 से बड़ा ही हो जाता। ठीक है, तो अगर 5 है और उसके राइट में कोई भी नंबर है तो लेफ्ट में जरूर जोड़ा जाएगा। आगे समझ में राउंड ऑफ करने का रूल। अच्छा सुनिए, तो ये बताइए मुझे, ये जो मैंने बताया आप लोगों को, ये जो चीज बताई मैंने, ये समझ में आ गई? जल्दी बोलो। ये जो मैंने बताया कि आपको लीस्ट एक्यूरेसी रखनी है, ऐसा नहीं करते हैं तो गड़बड़ क्यों माना जाएगा? एक इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के बाद एक प्लेस तक नापता है, थोड़ा कम एक्यूरेट है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है। आपने आंसर लिख दिया ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ, तो आप एक तरह से क्या करते हो? शोबाजी कर रहे हो, नहीं दिखावा कर रहे हो कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट, सारा इंस्ट्रूमेंट बड़ा एक्यूरेट है। ये नहीं चलता फिर इसमें, आपको मिनिमम एक्यूरेसी दिखानी होती है। ठीक है ना? बोलिए, क्लियर हो गई बात? यही सेम रूल सबट्रैक्शन में फॉलो करते हैं। मान लो यहाँ पर पूछा जाए डेल्टा L इक्वल टू L1 माइनस L2, कुछ कह रहे थे? हाँ सर, क्योंकि सर वहाँ अगर 0 होता तो फिर तब 0 होता तो फिर वो 2 प्लेस तक एक्यूरेट होता, ये भी 2 प्लेस तक एक्यूरेट होता, तो हम आंसर 2 प्लेस तक लिखते। क्योंकि सर हम मान रहे हैं सर कि 0 है, बट वहाँ लिखा तो है। ठीक, लिखा तो है नहीं। अगर मान लो इस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी वहाँ तक होती तो 0 लिखा जाता। यही से तो लिखना सिखाया ना पहले मैंने। डेल्टा L निकालना है L1 माइनस L2, तो माइनस करते हैं इसको, देखो माइनस करते हैं, L1 माइनस L2 करोगे डेल्टा L तो क्या आएगा? L1 माइनस L2 करोगे तो यहाँ 0 मान लोगे, लिखना नहीं है, नहीं तो वो कंफ्यूज करेगा। 7 बचेगा ना यहाँ पर। बोलो, अब ये हो गया 5 में 2 गया, कितना बचा? 3। बोलो बच्चों, और 5 में 1 गया, कितना बचा? 4 सेंटीमीटर। अब इसमें भी आपको डेसिमल के बाद एक ही प्लेस तक लिखना है।
एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों का सेम रूल है। डेसिमल के बाद मिनिमम एक्यूरेसी दिखानी होती है। मैंने ये नहीं बोला कभी कि एक प्लेस तक लिखना होता है, ठीक, मिनिमम एक्यूरेसी दिखानी होती है डेसिमल के बाद। तो ये एक प्लेस तक एक्यूरेट है, दो प्लेस तक, एक प्लेस तक एक लेना है। 7 को हटाओगे 5 से बड़ा है ना, तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.4 सेंटीमीटर। आगे समझ में एग्जैक्टली बता दो मुझे, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों समझ में आ गया ना। यस लेकिन मल्टीप्लिकेशन का रूल बिल्कुल इससे अलग है। मोबाइल रख दो बेटा, ठीक कॉल आ रही है। ठीक है। स्विच ऑफ करके देखो, वो कॉल नहीं आ पाता है, देखो चेक करो एक बार। घर से आ रही थी ना, घर से भी नहीं आ पाता है, और उसको स्विच ऑफ करके देखो, घर से भी नहीं आ पाता है। मानते नहीं तुम लोग, स्विच ऑफ करके देखो, नहीं आता है। अच्छा चलो देखो इधर, इधर देखो बेटा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मान लो एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है हमारी 8.64 सेंटीमीटर और ब्रेथ है इसकी 3.4 सेंटीमीटर। पूछा जाए एरिया बताओ। एरिया ए लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना, तो जल्दी से कैलकुलेट करना जरा, कोई कैलकुलेटर की मदद से, फालतू के हम कैलकुलेशन पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। 8.64 इंटू 3.4, ठीक, कितना आया बताओ। 29.376 फिर से ठीक से बोलो। 29.376 हमने सही मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक, सही ही होगा, कैलकुलेटर से किया तो। इसमें देखो क्या रूल है, इसमें देखते हैं टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच इंडिविजुअल। इसमें सिग्निफिकेंट संख्या 3 है, नहीं बोलो, और इसमें 2। इसमें डेसिमल के बाद नहीं देखना होगा, टोटल गिनते हैं इंडिविजुअल्स में कितने कितने हैं, कि इसमें 3 है, एक में 2 है, तो मिनिमम वाला 2 वाला हुआ ना। आपको अपने आंसर में 2 रखने हैं, बाकी सब डिजिट हटा देने हैं, केवल 2 डिजिट रखते हैं, बाकी हटा देने। आपका आंसर होगा, देखो इसको राउंड अप करोगे 8 हो जाएगा, इसको राउंड अप करोगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 को राउंड अप करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 29 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे। और बहुत मन करेगा तुम्हारा कि हम 29.0 लिख दें, तो भी अपने मन को समझा देना कि भैया ऐसा नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। बहुत मन करेगा, वो दिख रहा होगा ना डेसिमल बाद एक प्लेस तक, फिर वो ठीक हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंट संख्या 3 हो जाएगी, हमें 2 ही रखना है। सेम रूल डिवीजन में फॉलो करना होता है। मान लो एक ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है, यही नंबर लिख दे रहा है 8.643 ग्राम, और वॉल्यूम दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी पूछ दिया गया। तो डेंसिटी क्या होता है बच्चों, मास में वॉल्यूम होता है, तो जरा डिवाइड करना बेटा, 8.643 डिवाइड बाय 2.4, 3.60125 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा ना बच्चों। अब देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी है, ऊपर 4 और नीचे कितनी है 2, हमें 2 ही रखने हैं, 2 ही रखने हैं ना, ओनली 3.6 लिख करके आ जाओगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों आज की डेज में जब से ये IIT मेंस के बहुत सारे एग्जाम होने लगे हैं, ठीक है ना, ठीक, इस तरह के प्रॉब्लम भी पूछे जाने लगे हैं। पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन पिछले 5-6 साल के ट्रेंड में देखोगे कि सिग्निफिकेंट फिगर पे बेस भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एरर एनालिसिस जो अगला चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें पूछे जाते हैं, डायमेंशन के भी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, पहले नहीं पूछा जाता। जब IIT JEE का पूरे साल भर में एक मेंस का एग्जाम होता था, एक एडवांस का होता था। बहुत पहले तो एग्जाम के नाम ही अलग अलग थे, प्रीलिम्स और मेंस नाम थे, ठीक है ना, लेकिन अभी 10-12 साल से नाम बदला तो मेंस और एडवांस हो गए। अब मेंस की संख्या इधर 5-6 साल से क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक है ना, बोलो 5 साल 3-4 साल बढ़ा दिया है, ठीक है ना, ठीक। तो अब आपके हर चैप्टर से प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, ठीक है, नीट के भी पेपर पहले से पूछे जाते थे, वही पूछे जाते हैं, ध्यान रहेगा, बोलो। तो आज आप लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीख लिया, सिग्निफिकेंट फिगर सीख लिया, ठीक ना। कुछ 1-2 क्वेश्चन देते हैं, फटाफट करके मुझे दिखाएंगे, ठीक। पहले क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, एडिशन है 3.4 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 2.12 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है। बी है सब्ट्रैक्शन
3.86 into 10 to the power minus 12 minus 1.2 into 10 to the power minus 16. ठीक, C है पहला एडिशन दूसरा सब्ट्रैक्शन 3.42 into 1.0346 इनका प्रोडक्ट करना है। डी पार्ट है, ठीक है, 2.892 डिवाइडेड बाई 1.6। ये 4 क्वेश्चन करिए फटाफट, आ जाओ, ठीक है।